सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाज जहांगीर। वजीर आजम इमरान खान एक तरफ तो बज़िद हैं कि अपनी हुकूमत के 2 साल में उन्होंने मईशत को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है। इमरान खान का कहना है कि मुआशी इशारे मुस्बत हैं। अपोजिशन बस अपनी सियासत बचाने के लिए आवाम को गुमराह करने का प्रोपेगेंडा कर रही है। तो फिर सवाल ये बनता है कि अगर मुल्क में महंगाई है ही नहीं तो हर हफ्ते वजीर आजम महंगाई पर काबू पाने के लिए इजलास क्यों करते हैं, नोटिस क्यों लेते हैं? वुज़रा को अपनी सारी तवज्जो महंगाई को कंट्रोल करने पर लगाने का हुक्म उनकी जानिब से क्यों दिया जाता है? और तो और वजीर आजम ने महंगाई को चेक करने की भारी जिम्मेदारी टाइगर फोर्स को क्यों दे दी है, जबकि सरकारी इदारे की जानिब से जारी आदादो शुमार तो कुछ और ही बता रहे हैं। इदारा शुमारियात के मुताबिक तहरीक इंसाफ की हुकूमत में महंगाई 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। हुकूमत के 800 रोज के दौरान चीनी 45 रुपए फी किलो महंगी हुई। अगस्त 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत आई थी तो उस वक्त चीनी की कीमत 55 रुपए फी किलो थी, जो अब बढ़कर 100 रुपए से भी जायद हो गई है। आटे की कीमत जो 2018 में 35 रुपए किलो था, अब बढ़कर 80 से 85 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। माली साल 2019-2020 में महंगाई की शरह 10.74% रही, जो माली साल 2017-2018 के मुकाबले में 4.68% रही है। पीडीएम की जो तहरीक चल रही है उसमें भी हुकूमत के खिलाफ महंगाई की बहुत ज़्यादा बात की जाती है और यही कहा जाता है कि हुकूमत महंगाई को काबू करने में मुकम्मल नाकाम हो गई। हुकूमत की कारकर्दगी मुकम्मल तौर पर सिफर रही है। इसी वजह से इस तहरीक का आगाज़ किया गया और हुकूमत को घर भेजना इस तहरीक का मकसद है। लेकिन जब ये तहरीक शुरू हुई तो हुकूमत ने भी जवाबी जलसे करना शुरू किए और सूरत हाल ये है कि अब कोरोना का दूसरा फेज़ बहुत तेज़ हो गया। उसके बाद इन जलसे जुलूसों पर बड़े सवालात खड़े हो गए हैं। एनसीओसी ने मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस के बाइस मज़ारात, थिएटर और सिनेमा घर फौरी तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया है। असद उमर की ज़ेर सदारत एनसीओसी के होने वाले इजलास में बड़े अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की एक बार फिर तजवीज़ दी गई है। ये तजवीज़ एनसीओसी ने अक्टूबर के महीने में भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने स्वात और हाफिजाबाद में जलसे किए, जहां हज़ारों लोगों ने बगैर कोरोना एसओपीज़ पर अमल किए शिरकत की थी। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि 20 नवंबर से सिर्फ 500 अफराद की हद के साथ आउटडोर शादियों की इजाज़त होगी। एनसीओसी इससे कबल 20 नवंबर से इंडोर शादियों पर पाबंदी का ऐलान कर चुकी है, जिस पर कराची बैंक्वेट एसोसिएशन का मौक़िफ़ है कि वो जेल तो चले जाएंगे मगर शादी हॉल्स बंद नहीं करेंगे। ये वो पूरी सूरत हाल है जो आज और गुज़िश्ता कुछ दिनों से बनी हुई है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग रहनुमा तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी तारिक साहब, नून लीग का बयानिया इतना भारी होता जा रहा है। बलूचिस्तान में हमने देखा आपकी सीनियर लीडरशिप आपका साथ छोड़ गई। अब वो ऐसी इतलात आ रही है कि पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। तो अब कुछ सोचा मियां साहब ने कि इस बयानिए को थोड़ा सा हल्का करना है, जरा एग्रेशन में थोड़ी कमी लानी है, या इसी को कंटिन्यू करना है आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है जी कि ये जो बयानिए को तोलने का कोई पैमाना है ये आप लोगों के पास है, जो रोज़ उसका वज़न करके देखते हैं ये हल्का हो गया या भारी हो गया है। हमें तो इसके वज़न का इस तरह अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान की आवाम अगर इस बयानिए को इस अंदाज से ले रही है कि मुल्क में कानून की और आइन की अमलदारी होनी चाहिए और रूल ऑफ लॉ और सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये कोई भारी बयानिया नहीं है। अगर इसके ऊपर मामला चलते रहते और इससे पहले भी मुल्क में अगर माशाल्लाह ना लगते तो मेरा ये ख्याल है कि बांग्लादेश आज हमसे आगे ना होता, आज अफगानिस्तान की करेंसी पाकिस्तान से ज़्यादा ना होती और आज भी हम उन्हीं मामलात में ना उलझे होते कि 72-73 साल बाद भी हम देख रहे हैं कि जनाब कभी कॉन्स्टिट्यूशन को लिपेट दिया जाता है, कभी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अदालतें उसको फर्द वाहिद को इख्तियार दे देती हैं कि आप इसमें अमेंडमेंट कर लें। तो इन चीज़ों का रास्ता रोकने के लिए एक बयानिया दिया गया है। और बाकी जहाँ तक बात है बलूचिस्तान की, तो मेरा ख्याल है उस सिलसिले में इतनी वजाहत आ चुकी है कि उस पर मज़ीद मैं क्या बात करूँ। लेकिन ये दोनों जो हमारे लीडर्स हैं काबिल एहतराम, इन्होंने जलसे तक आखिरी वक्त तक ना मियां नवाज शरीफ साहब की किसी बयान की कोई मुखालफत की, ना बयानी की मुखालफत की, लेकिन वहाँ जलसे में शिरकत के हवाले से जो एक टेंशन बनी उसके नतीजे में उन्होंने पार्टी से अपने रास्ते अलग किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कोई और मौका इख्तियार किया।
बहरहाल अब जाहिर है इसका बेहतर जवाब तो वो खुद ही दे सकते हैं। सही तारिक साहब, लेकिन कल हमें थे भी पता है भी कि सनाउल्लाह ज़हरी साहब हमारे साथ थे, उस पर नवाज़ उन्होंने क्या कहा, जरा मैं उस पर भी आता हूँ। लेकिन ये जो बयानिए को भारी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि मरियम साहिबा ने कहा कि मियाँ साहब के बयानिए का बोझ हर कोई नहीं उठा सकता। अब जब कोई बोझ ना उठा सके इसका मतलब वो कोई भारी बयानी है। तो जलील शरपूरी साहब, अब्दुल कादिर साहब, सनाउल्लाह ज़हरी साहब वक्तन फ़वक्तन आके बताते भी रहे हैं कि बयानिए से इख्तिलाफ था, इसलिए हम साइडलाइन हो गए, इसलिए हम अलग हो गए, इसलिए वो उसको इस्तिलान भारी बयानिया कहना पड़ता है। नहीं, मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि उनका वहाँ पे मरियम बीबी को एयरपोर्ट पे रिसीव करना, फिर सनाउल्लाह ज़हरी साहब का मरियम बीबी की गाड़ी ड्राइव करना, जलसागाह तक जाना, फिर उनकी सरीना होटल में भी मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने मरियम बीबी की खिदमत को सराहा। और इस सारे के बाद एकदम से आपका पता चलना आपको जनाब के मैं तो साथ नहीं चल सकता, ये बड़ी अचंभे की बात है। बुनियादी तौर पर कल वो थे साथ, उन्होंने कहा कि मकामी क़यादत को जब आप कहीं जाते हैं तो इज्जत देनी पड़ती है, चूंकि वो मकामी क़यादत ही वहाँ लोगों को जमा करके लाती है। उन्होंने कहा कि शाहिद खाकान साहब एक मीटिंग में उन्होंने अब्दुल कादिर साहब को फ़ोन किया और बिल्कुल ऐसे बात कर रहे थे जैसे कोई अपने किसी नौकर को हुक्म देता और बात करता है। सनाउल्लाह साहब ने कल खुद हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने कहा। देखिए जी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इससे पहले वो वजीर रहे हैं, 25 साल की उम्र से वो MNA बन रहे हैं, आज उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। ये जो जुमला आपने उनके बारे में इस्तेमाल किया है ना कि वो किसी को इस तरह मुखातिब कर सकते हैं कि जैसे कोई नौकर को मुखातिब, ये मैंने अपना जुमला नहीं कहा, ये सनाउल्लाह साहब ने जो जुमला बोला मैंने एज इट इज़ वही दोहराया। तारिक साहब, मैं कह रहा हूँ जी कि जिसने भी कहा है ना, वो अगर शाहिद खाकान को जानता हो तो वो ये बात नहीं कर सकता। ये बात मैं आपको बता दूँ, शाहिद खाकान के जो मुखालिफिन हैं वो भी शाहिद खाकान की वज़ादारी और उनकी जो हयादारी है और वो दरवेश सिफत आदमी है। आप सबको पता है कि ना वो इस तरह के लहजे के कायल हैं, ना इस तरह के लफ्ज़ वो कभी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जल साहब को तो हमेशा पार्टी ने बड़ा इज्जत मकाम और बड़े एहतराम से उन्हें बुलाया है। ये बात बिल्कुल गलत है कि शाहिद खाकान अब्बासी किसी को इस अंदाज से मुखातिब कर सकते हैं। मैं बिल्कुल इसे कैटेगोरिकली मैं ऐसे डिनाई करता हूं। और तारिक साहब, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी और आपके दरमियान भी जो कुछ वक्तन फ़वक्तन ये मुलाकातें हो रही हैं, बार बार फिर PDM को भी इजलास बुलाना पड़ रहा है, वो बयानिए का मसला अपनी जगह पर PDM के लिए कहीं कोई मुश्किल तो खड़ी कर रहा है। पीपल्स पार्टी कभी डिस्टेंस पे हो जाती है, बिलावल साहब कहते हैं नाम नहीं लेने, मियाँ साहब नाम ले देते हैं, तो उस मामले पर भी बार बार आप लोगों की मीटिंग्स हो रही हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा है अंदर। देखिए जी, PDM में जमातों के अंदर पहली बात तो ये है कि इस बात पर इतफाक़ है कि PDM के फोरम से इस इत्तेहाद को आगे बढ़ाना है और जो इस हुकूमत के खात्मे तक मतलूबा नताइज हासिल करने तक हम इस इत्तेहाद को बरकरार रखेंगे। दूसरी बात यह है कि मेरी आपसे भी गुजारिश है और आप जैसे बहुत काबिल एहतराम जो और भी एंकर्स हैं, PDM के अंदर क्या चल रहा है, पीपल्स पार्टी हमें क्या कह रही है, हम उन्हें क्या कह रहे हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी है खुदा के लिए कि अवाम को और हुकूमत को बताएं कि कितने बड़े जुल्म इस अवाम के साथ मौजूदा दौर में महंगाई की शक्ल में हो रहे हैं। यार सब्जियाँ 800-800 रुपये किलो हो गई हैं, मैं हैरान हूँ, उस पर कोई TV चैनल बात ही नहीं कर रहा। टमाटर के रेट देखें कहाँ पहुँच गए हैं, आटे देखें कहाँ पहुँच गए हैं, चीनी के रेट कहाँ पहुँच गए हैं, बिजली गैस के रेट कहाँ पहुँच गए हैं। हमको इस पर मुस्तकिल अपने प्रोग्राम में भी आवाज़ उठा रहे हैं। पिछली बार भी जब आप साथ थे, आपको याद होगा, आपने हमारे तबसरे की तारीफ भी की थी, तज्जिए की, और उसमें भी महंगाई पर ही बात हो रही थी। वो तो हम रोज़ाना की बुनियाद पर उस पर बात कर रहे हैं। ये है कि हल्का है, आप लोग बयानिए का वजन ही करते रहते हैं, अवाम की बात आप कोई नहीं करते। अवाम की बात किया करें, हुकूमत के कान खोला करें, उन्हें कहा करें कि आप लोगों ने वादे क्या किए थे अवाम से और लोगों को आप दे क्या रहे हैं। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। कल अली जैदी साहब थे साथ प्रोग्राम में, उनसे भी हमने उनको बताया कि चीनी 110 रुपये किलो पहुंच गई है, तो उन्होंने कहा ये वापस 85-90 पर आ जाएगी। फिर हमने उनको बताया कि जी 53 से शुरू होकर 110 आपने कर दी, वापस 90 पर ला रहे हैं, तो 37 रुपये का तो इजाफा ही हो गया। दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई हैं, दवाइयों की करप्शन किसने की है, वो सामने क्यों नहीं आ रहा। चीनी क्यों महंगी हुई, पैसे किसने बनाए, उनके खिलाफ मुकदमात क्यों नहीं चले, ये सारे मामला जो हैं ये क्यों नहीं मीडिया पे डिस्कस होते। बिल्कुल नहीं तारिक साहब, इस पे हम तो खैर मुस्तकिल बुनियादों पर इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन एक और बड़ा अहम मसला भी है। NCOC का भी आज इजलास हुआ था, उसने अभी ये तजावीज़ पेश की हैं हुकूमत को कि अवामी इज्तिमात पर पाबंदी होनी चाहिए, अवामी इज्तिमात नहीं होने चाहिए। पेशावर में आपका जलसा होने वाला है, अभी भी आपकी गिलगित बल्तिस्तान में जो जलसे हो रहे हैं वो बहुत बड़े, उसमें हज़ारों लोग आ रहे हैं। अब ये कोरोना की दूसरी लहर का भी मसला है, ये भी एक ऐसा मसला है जिस पर बात होनी चाहिए। इतनी बड़ी तादाद में जब लोग जमा होंगे तो ये फिर बीमारी ख़तरनाक हो सकती है, इसका कोई हल आप लोगों ने निकाला, इस पर बात हुई है? देखिए, ये बिल्कुल आपने बड़ी जायज़ बात की है। ये बातें हैं जो पब्लिक से रिलेटेड हैं, जिनसे आम आदमी मुतासर हो रहा है। इसमें मैं ये कहूँगा कि ये खदशा बिल्कुल जायज़ है कि कोरोना की नई लहर पाकिस्तान के अंदर पैदा हो रही है, बल्कि पूरी दुनिया में पैदा हो रही है। हमने कैसे इससे बचना है, इस तरह हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, इस पर बिल्कुल डिबेट होनी चाहिए। और हुकूमत जो है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ
लेक्चर देना नहीं होता, या टीवी पे इश्तिहार चलाना नहीं होता। उसका काम होता है कि प्रैक्टिकली वो ये बताए कि हुकूमत कंसर्न है। आप जरा इमरान खान साहब के जलसे उठा के देखें, कोई जरूरत है उन जलसों की इस वक्त करने की? स्वात में और हाफसाबाद में जो हुआ है, जो उन्होंने अपोजिशन के खिलाफ गुफ्तगू करनी है वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कर सकते हैं, लेकिन उनका जोश साबित जो है वो ठंडा ही नहीं हो रहा, और वो जलसे करके जनाब अपोजिशन को मजीद मतलब बुरा भला कहने के। तारिक साहब, उनको मजबूर आप ही लोगों ने किया जलसे करने पे, जो गुजरावाला, कराची और फिर कोयटा में बड़े बड़े जलसे आपने किए, उसके बाद वो मजबूर हुए आपको जवाब देने के लिए कि वो भी अपनी अवामी ताकत दिखाएं कि वो भी इतने लोग जमा कर सकते हैं। अवामी ताकत वो लोग दिखाते हैं जो अवाम की वोटों से मुंतखब हो जाते हैं। कठपुतलियों को जरूरत नहीं होती कि अवामी ताकत दिखाएं। और दूसरी बात मैंने पहले अर्ज की है कि अगर आप कोरोना के हवाले से कंसर्न हैं तो फिर आपको अपने अमल से साबित करना पड़ेगा। सिर्फ आपके टीवी बयान, इश्तिहार और अखबारी बयान के जरिए कोई भी नहीं मानेगा जनाब कि कोरोना का मसला पाकिस्तान के अंदर दोबारा सर उठा रहा है, और इस सिलसिले में हमने एहतियाती तदबीर उठानी है। हुकूमत अगर संजीदा है तो वो अपने तर्ज अमल से साबित करे कि वाकई ये मसला है, और उस पर बैठ के बात हो सकती है कि किस तरह अवामी इज्तिमात को महफूज बनाया जाए ताकि ये वबा दोबारा पाकिस्तान की आवाम को मुतासर ना कर सके। लेकिन जो हुकूमत की जिम्मेदारी तारिक साहब, उसका सवाल तो हुकूमत से ही होगा, लेकिन जो अपोजिशन की जिम्मेदारी है उस पर तो फिर ज़ाहिर सवाल आपसे, पीपल्स पार्टी से बनता है। शशि पनीरो साहब भी में ज्वाइन कर चुकी हैं। तो तारिक साहब, अब ये बता दें फिर अपोजिशन के पास इसका कोई हल है? अब ये बड़े बड़े जलसे इस तरह होते रहेंगे, गिलगित बल्तिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में आप लोग जमा कर रहे हैं, वहाँ भी तो ये कोरोना फैल सकता है। चलें, हुकूमत गैर जिम्मेदारी कर रही है, लेकिन आपको भी तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। पूरी कोशिश होती है कि जो SOPs हैं वो लोगों को बताई जाएं, लोग उन्हीं SOPs के तहत शरीक हों। लेकिन बहरहाल मैं ये बात तस्लीम करता हूँ कि इतने बड़े इज्तिमात में SOPs को प्रॉपर फॉलो करना, वो अवाम हमारे उस तरह फॉलो नहीं कर पा रहे। हम आइंदा भी जो हमारे इज्तिमात होंगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि मजीद बेहतर से बेहतर अंदाज से SOPs को फॉलो किया जाए। मास्क लोग इस्तेमाल करें ताकि ये जो बीमारी है ये दोबारा पाकिस्तान के लोगों को, जैसे मैंने पहले गुजारिश की और दुआ भी की, कि पाकिस्तान की आवाम को मुतासर ना कर सके। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। और आखिर में आपने बड़ी अच्छी बात कोशिश करेंगे कि तमाम SOPs को फॉलो किया जाए, लेकिन जाहिर है कि अगर जलसे ना हो तो फिर ये आवाम भी इतनी बड़ी तादाद में जमा नहीं होगी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शशि पनीरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शशि साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। बिलावल साहब इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं, रोज़ाना वो कॉर्नर मीटिंग जलसे कर रहे हैं, वहाँ बड़ी तादाद में लोग भी आ रहे हैं। अब NCOC ने भी तजवीज़ दे दी है कि कोरोना की दूसरी लहर बड़ी ख़तरनाक हो रही है, अवामी इज्तिमात नहीं होने चाहिए। अब जिम्मेदारी अपोजिशन की बनती है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, तमाम ही जमातें अपोजिशन में शामिल हैं। क्यों अपनी जिम्मेदारी को अदा इस वक्त अपोजिशन नहीं कर रही, और महसूस क्यों नहीं कर रही वो इस बीमारी की शिद्दत को? इलेक्शन का टाइम है, ज़ाहिरी बात है हमारे लिए बड़ी अहम है, लेकिन साथ साथ कोरोना का भी लोग भी ख्याल कर रहे हैं। जो बाशऊर लोग हैं, ज़्यादा शऊर और उनको हमें जानकारी देनी चाहिए। लेकिन ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट भी तो जल्द से कर रही है, न सिर्फ वफाकी वज़रा इलेक्शन की हर वायलेशन करके वहाँ बैठे हैं और ऐलानात कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब भी जो है मल्टीपल जो है उनके जलसे हो रहे हैं। उसमें भी हम देख रहे हैं कि जितना उनको ख्याल करना चाहिए वैसे जलसे नहीं करने चाहिए उनको। वो भी इलेक्शन की वायलेशन भी कर चुके हैं अपने वफाकी वज़रा की तरह। तो ये सूरत हाल सिर्फ अपोजिशन को कहना, अपोजिशन हतल इम्कान कोशिश करती है, लेकिन जो हम नहीं निकलेंगे तो हमारे जो आवाम है या जिन लोगों ने हमें मैंडेट दिया है, क्योंकि ये तो इक्का दुक्का मेजॉरिटी पर हुकूमत खड़ी है, हमने भी मैंडेट लिया। धांधलियों के बावजूद एक बड़ी तादाद जो है न सिर्फ कौमी असम्बली में, सेनेट में, लेकिन सूबाई असम्बलियों में भी हमारे साथ है। तो वो चाहते हैं कि हम, और पीसफुल एहतजाज हमारा हक है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम या गवर्नमेंट पर ज़्यादा जिम्मेदारी है, लेकिन हम सही। और शशि साहब, ज़ाहिर है PDM का जो बयानिया वाला मसला है, बिलावल भुट्टो साहब जिस तरह ज़ाहिर है नून लीग और मियाँ साहब के बयानी से एक डिस्टेंस इख्तियार करते हैं, थोड़ा दूर रहते हैं, और गुफ्तगू करते हुए बहुत ही संजीदगी के साथ बड़े गिने चुने नपे तुले अल्फाज में बात करते हैं। मियाँ साहब की तरह उनका वो एग्रेशन वाला बयानिया नहीं होता। तो अब इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के बयानिए में एक बड़ा फ़र्क दिखाई दे रहा है। PDM आगे चलकर नून लीग पीपल्स पार्टी एक साथ चल सकती हैं, क्योंकि राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी कहा था कि इस पर एक बार बैठक लगानी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि नाम लेने नहीं लेने, और फिर उस पर अमल भी करना पड़ेगा। तो मुस्लिम लीग नून तो आपकी इस डिमांड को मानती हुई नज़र नहीं आ रही, फिर आगे क्या होगा?
हमारा अपना मिजाज है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मेरे ख्याल में कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। चेयरमैन बिलावल साहब का अपना एक तरीका है और मुस्लिम लीग नून के लीडर्स का अपना है। हमने जो है अच्छा सस्ती साहब, एक सेकंड अगर आप रुकें, ये इस सियासी बयानी वाली बात पर जरा डिटेल से गुफ्तगू करते हैं। नौशीन हामिद साहब में ज्वाइन कर चुकी हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ हैं पीटीआई की। जरा वो एनसीओसी वाली तजवीज़ पर पहले इनकी भी राय जान लें। नौशीन साहब, ज़ाहिर अपोजिशन ये कह रही है कि हुकूमत की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, हुकूमत खुद जलसे कर रही है। हाफिज़ाबाद में, स्वात में वज़ीर आज़म जा रहे हैं, वहाँ पर हज़ारों लोग जमा हो रहे हैं, और फिर साथ ही ये खबरें भी चल रही हैं कि कोरोना की दूसरी लहर बड़ी शदीद है। एनसीओसी की तजावीज़ भी सामने आ रही हैं, तो फिर ये तजाद क्यों है कॉल और फेल में? नहीं देखिए, बिल्कुल इस वक्त पब्लिक गैदरिंग्स जो हैं उसको तो किसी तरह से भी डिफेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पब्लिक गैदरिंग्स दे आर अ सोर्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। मगर ये ट्रेंड जो है ये अपोजिशन ने शुरू किया था। हुकूमत की तरफ से 2-1 जलसे हुए हैं, मगर हाफिजाबाद में प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे, उन्होंने DHQ का इफ्तिताह करना था और एक यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखना था। सवात में अगर उन्होंने किया तो वहाँ पे हेल्थ कार्ड्स का इजरा होना था। तो अब ये वाले काम तो चलने हैं जो अवामी मफाद के काम है। मगर अभी रिसेंटली मैं आपको बता दूं कि NCOC में हुकूमत ने एक तजवीज़ के ऊपर बहुत सीरियसली ज़ेर गौर है कि इन पब्लिक गैदरिंग्स के ऊपर जो है इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए। मगर असल बात यह है कि जब कभी भी अपोजिशन को ये कहा जाता है कि ये पब्लिक गैदरिंग्स ना करें या जलसे ना करें, तो वो आगे से ये कहते हैं कि जी ये हमारे जलसे रोकने के लिए हुकूमत एक नौशीन साहब, पहले तो हुकूमत को मिसाल कायम करनी पड़ेगी ना। सुबह ये तजावीज़ सामने आती हैं और शाम में मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, अली अमीन गंडापुर, गिलगित में वहाँ पर जलसे कर रहे होते हैं और बड़ी तादाद में वहाँ लोग जमा होते हैं। जी, अब गिलगित में तो इस वक्त एक इलेक्शन का माहौल बना हुआ है और तमाम अपोजिशन लीडर्स भी वहाँ पर मौजूद हैं। मगर ये अब 2-3 दिन की और कैंपेन रह गई है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं समझती हूँ कि NCOC में बड़ा सीरियसली कंसिडर किया जा रहा है कि इन तमाम अवामी इज्तिमात के पर जो है वो पाबंदी लगाई जाए। मगर इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि अपोजिशन भी जब ये पाबंदी लगेगी तो इसको सीरियसली ले और ये ना कहे जैसे कि ये लोग कहते हैं कि जी सिर्फ हमें रोकने के लिए ये फॉल्स अलार्म्स हैं और ये ज़बरदस्ती की पाबंदियाँ लगाई जा रही है। इस वक्त कोरोना वाकई बहुत सीरियस एक थ्रेट है और जितनी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं कि जिस तरह हमने देखा है कि ये सिर्फ 8 हफ्ते में 14,000 केसेस आए हैं। को बंद किया जा रहा है, शादी हॉल, सिनेमा हॉल्स वो बंद किए जा रहे हैं, लेकिन तजावीज़ के बावजूद भी हुकूमत के जलसे तो हो। अपोजिशन को तो आप उस वक्त गलत कह सकते हैं जब हुकूमत वो काम ना कर रही हो। हुकूमत भी मुस्तकिल जलसे कर रही है, अपनी इंतखाबी मुहिम चला रही है। ये इंतखाबी मुहिम क्या लोगों की जानों से बढ़कर है? ये कैसा अवामी मुफाद है जिसमें लोगों की सेहत का नहीं ख्याल किया जा रहा? इतनी ख़तरनाक बीमारी, ऐसी वबा जो दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों की जान ले चुकी है और उस पर हुकूमत इतनी गैर संजीदा है। नहीं जी, बिल्कुल गैर संजीदा नहीं है। मैंने आपको बताया है कि इसके ऊपर बहुत सीरियसली जो है वो ये तजवीज़ जो है ये ज़ेरे गौर है NCOC में और मैं समझती हूँ कि कुछ दिनों में आपको इसका नज़र आ जाएगा और इसका रिजल्ट आ जाएगा कि इन अवामी इज्तिमात पे पाबंदी जो है वो अनाउंस हो जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान में चूँकि अब बिलावल साहब खुद मौजूद हैं, मरियम नवाज साहिबा खुद मौजूद हैं, तो वो तो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल भी इस वक्त इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे। तो ज़ाहिर है वो रेसिप्रोकेशन में एक जो सियासी गर्मी का माहौल बना हुआ है उसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान में ये हो रहा है। मगर ये 2-3 दिन के अंदर इंशाल्लाह ये जैसी इलेक्शन कैंपेन वाइंड अप होती है तो उसके बाद फिर इन अवामी इज्तिमात के ऊपर कोई सीरियस एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, चलें सस्ती साहब, अब देखें हुकूमत तो ये कह रही है कि अब चूँकि NCOC की ये तजावीज़ सामने आई हैं तो इस पर अमल किया जाएगा, लेकिन अपोजिशन पर भी जिम्मेदारी ये बनती है। अब ये क्या सियासतदानों के साथ कोरोना की कोई डील हुई है? कोई मामला ऐसा है कि सियासतदान अगर लोगों को बुलाएंगे, इंतखाबी मुहिम चलाएंगे तो वहाँ पर कोरोना नहीं फैलेगा, लेकिन जहाँ आम पब्लिक जमा होगी, जहाँ चंद 100 लोग शादी में आएंगे, वहाँ पर कोरोना फैल सकता है? ये कैसा दोगला मेयार है? हम गोल गोल घूम रहे हैं मेरे ख्याल में। नौशीन साहिबा ने दिलचस्प बात की कि जहाँ चेयरमैन बिलावल साहब और मरियम साहिबा वो खुद ख्याल नहीं करेंगे, तो व्हाट अबाउट गंडापुर साहब, सबसे ज़्यादा जो अब्यूज़िव लैंग्वेज इस्तेमाल करने वाले, वायलेशन करने वाले, कोरोना के हवाले से सबसे वायलेशन ज़्यादा वही करते होंगे। व्हाट अबाउट मुराद सईद एंड जुल्फी बुखारी? एवरीबडी इज़ देयर, यू नो। और न सिर्फ वो वायलेशन कर रहे हैं, अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, पैकेजेस देने के वायदे जो कभी भी यू टर्न लेकर वो कभी पूरे भी नहीं होंगे, और वो कोरोना के हवाले से आगाही भी नहीं दे रहे, वहाँ खुद भी मौजूद है। सबसे बड़ी ज़्यादा तो वही मेरे ख्याल में अजाब उनके प्रोग्राम बने हुए। और देखें, आपने जो पहला जवाब जो है वो रह गया था,
वो रह गया था। जी, जी, उसमें मैं मुख्तसर ये कहूँगी, क्योंकि अहम चीज़ थी वो, मुख्तसरन ये कहूँगी कि पीडीएम इंटैक्ट है, उसका जो कोई दरार पड़ने वाली नहीं है। किसी की ख्वाहिश जो है वो पूरी नहीं होगी, जो भी गवर्नमेंट साइड से, और वो इदारों का तसादुम चाहते हैं, और ये अपोजिशन के भी लिए जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं चाहते, स्पेस नहीं चाहते, इस तरह नहीं होगा। और ये पाकिस्तान सबके लिए है, हमारा पूरा हक है कि हम एहतजाज करें, हम पीसफुल हैं, पीसफुली आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात है, तो उनका मैनिफेस्टो भले अलग हो, लेकिन जहाँ हम बैठते हैं इत्तेहाद में, तो हम जो 26 पॉइंट से उसको सामने रखकर उस डायरेक्शन में बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। और न पीटीआई हमें डिक्टेशन दे सकती है, न हम किसी का लेना। लेकिन शशि साहब ऐसा लगा कि एक पेज पर मुत्तफिक नहीं हो पा रहे। वो जो एक बयानिया है, जो अंदाज है, मियाँ नवाज शरीफ जब भी बात कर रहे हैं वो इदारों के सरबराहान के नाम ले रहे हैं। इसी वजह से कराची में उनको बात भी नहीं करने की इजाज़त दी गई बिलावल साहब और मौलाना साहब की जानिब से। तो वो मुस्लिम लीग नून और पीपी तो नहीं कह रहे हैं हम पेज पे नहीं, वो तो कह रहे हैं हम साथ हैं। इवन मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा कि उनको किसी भी बयान पर एतराज़ नहीं है। तो फिर दूसरे लोग, पीटीआई तो चाहेगी कि डेंट पड़े, दरार पड़े, वो तो अजाब में है ना, वो बंद कली में आ चुके हैं। ये इताद उनके जो है गले पड़ जाएगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो जो है उन्होंने अभी से ही घबराहट का आलम ये है कि उन्होंने तर्जमानों की फ़ौज बढ़ा दी है। सारे दिन वो सारा वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नज़र आते हैं। शिबली फराज साहब की नींदें उड़ी हुई हैं, और दूसरे लोग भी सारा दिन बैठे होते हैं। आप देखिए फ्रस्ट्रेशन का आलम तो ये है ना। हम तो मेरे ख्याल में सही जा रहे हैं। सही। तो डॉक्टर नौशीन साहब, आप चूँकि पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं हेल्थ की, और पार्लियामेंट के लोग ही जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो कि मिसाल होने चाहिए अपने आप में, जब वही ये कोरोना की SOPs नहीं फॉलो कर रहे, अभी हम दिखा भी रहते हैं, जुल्फी बुखारी खिताब कर रहे हैं, उनके इर्द गिर्द कितने लोग मौजूद हैं और किसी एक ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ। जब यही लोग अपने आप को आम लोगों के सामने मिसाल बना के पेश नहीं करेंगे, तो अवाम इनको कैसे फॉलो करेगी? फिर कोरोना की SOPs को कैसे आप नाफिज कर पाएंगे फिर पूरे मुल्क में? जी बिल्कुल, देखिए कोरोना की SOPs को तो अगर फॉलो ना किया गया, तो जिस हम एक गंभीर और एक मैं समझती हूँ बहुत अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं, वो फिर अभी तो हम सोच रहे हैं, तो वो फिर वाकई सामने आ जाएगी। मगर आप ये देखें कि बिलावल भुट्टो साहब तो गुज़िश्ता 1 महीने से जो है वो तकरीबन गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। जुल्फी बुखारी साहब तो अभी कल गए हैं और वो 1 आध दिन रह के वो वापस आ जाएंगे। मगर जब से ये बिलावल भुट्टो साहब ने जलसों की शुरुआत की है, मैं समझती हूँ गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत तेज़ी से जो है वो कोरोना का रेशियो जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। और डेफिनेटली ये जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं, ये इसके ऊपर इफेक्ट डाल रही हैं, चाहे वो हुकूमत करे पब्लिक गैदरिंग्स या अपोजिशन करे। जी शशि साहब, क्या कहना चाह रही हैं? मुख्तसर ये कहना चाह रही हूँ कि जलसों की तो सीरीज़ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी शुरू की हुई है, उनको मिसाल बनानी चाहिए, और हमें अपने जमहूरी जो हक से कोई नहीं रोक सकता। रही बात कोरोना की कि SOPs और ये जो गवर्नमेंट की तरफ से सारी चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं, उनको करनी चाहिए। गुंडापुर साहब जो है जिस तरीके से बैठे हैं, गालियाँ भी दे रहे हैं, अब्यूज़िव लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोरोना भी फैला रहे हैं, तो चेयरमैन आपके लिए ये नहीं कह सकती। तो नौशीन साहब, कुछ सेक्टर आहिस्ता बंद हो रहे हैं, रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स, सिनेमा हॉल्स, तो क्या आगे लॉकडाउन भी हो सकता है पूरे मुल्क में या किसी सूबे में? कोई ऐसी जी लॉकडाउन का दायरा कार तो डेफिनेटली बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि मैं कहती 4000 से ज़्यादा जगह तो ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन में है, पर जैसे जैसे ये हॉटस्पॉट्स जो हैं ये आइडेंटिफाई होते जाएंगे, लॉकडाउन का दायरा कार जो है वो बढ़ाया जाएगा। उसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर भी चूँकि केसेस सामने आ रहे हैं, तो वहाँ पर रैंडम टेस्टिंग हो रही है टीचर्स की और स्टूडेंट्स की, और जिस अदारे के अंदर केसेस नज़र आते हैं उसको क्लोज डाउन किया जाता है। तो इसलिए एक अर्ली और एक्सटेंडेड विंटर वेकेशंस की तजवीज़ जो है वो अंडर कंसिडरेशन है। तो इसके अलावा भी मैं समझती हूँ कि हुकूमत बहुत सारे स्टेप्स ले रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पब्लिक गैदरिंग्स और लोगों के इकट्ठे होने की जगहों को जो है वो चलें, हुकूमत ये स्टेप्स ले रही है। नौशीन आमी साहिबा, शशि पलीजो साहिबा, बहुत शुक्रिया। लेकिन जो नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है कि हुकूमत जलसों से पीछे हट रही है और ना ही अपोजिशन इन जलसों से पीछे हट रही है। दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से महसूस करनी चाहिए और फिर उसको अदा भी करना चाहिए ताकि लोगों की जानों को महफूज बनाया जा सके। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी सिलसिले में कुछ मजीद बात करेंगे, चूँकि अब सिनेमा हॉल्स, शादी हॉल्स और केटरिंग सर्विस पर भी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। उनके नुमाइंदगान हमारे साथ होंगे एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और शादी हॉल्स में शादी करने पर पाबंदी एनसीओसी की जानिब से जो तजावीज़ हैं उनमें लगाई जा चुकी है। इंडोर शादी करने पर पाबंदी है। आउटडोर शादी की तकरीबात 500 मेहमानों के साथ हो सकती हैं, जबकि इससे मुंसलिक जो दूसरी फील्ड्स हैं, केटरिंग सर्विस है और सिनेमा हॉल्स को भी अब बंद करने के फैसले आ चुके हैं। तो इसी सिलसिले में कुछ गुफ्तगू करते हैं कि शादी हॉल एसोसिएशन क्या इस बारे में सोच रही है, हुकूमत के इस फैसले को वेलकम करते हैं, उसको मुसरत करते हैं। सदर राना रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। भी बताइएगा कि हुकूमत तो अपना फैसला कर चुकी है, एनसीओसी की तजावीज़ आ चुकी हैं, आपका इस पर क्या जवाब होगा हुकूमत? देखिए, मैं जो है अपना आपकी बात को बढ़ाऊंगा ये कह के कि हमारे जो मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने एक हफ्ते पहले अपनी तकरीर के अंदर ये बयान दिया था कि हम कोई भी कारोबार बंद नहीं करेंगे, हम इस चीज़ के खिलाफ हैं। कोरोना के अंदर अगर कोई सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है वो हमारी इंडस्ट्री है। 6 माह बंद होने के बाद जब ये शादी हाल खुले थे तो हम लोगों ने अभी तकारीब सिर्फ बुकिंग की थी। अमूमन शादी ब्याह की तकारीब जो है वो फ्यूचर बेस्ड होती है, वो 4-6 माह पहले प्लानिंग होती है। हमने तकरीब बुक की थी, चंद एक तकारीब हुई थी, उसके अंदर हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशिया लगा दिया गया है कि आप लोग शादी हालों के ऊपर जो है वो कोरोना स्प्रेड कर रहा है। आप मुझे ये बताएं कि जब हमने शादी हाल खोले तो उसमें हमने डिमॉन्स्ट्रेशन दी है मीडिया को, गवर्नमेंट को, उसके अंदर हमने तमाम एसओपीज फॉलो करवाई हैं, कोविड टेस्ट अपने एम्प्लॉयज के कराए, इन्होंने सरप्राइज विजिट तक की हैं और हमें रिलीफ के नाम पे इन्होंने हमारे ऊपर लायबिलिटी हमारे सरों पे डाली है। 6 महीने जो हमने बुकिंग की थी बगैर डिडक्शन के हमने ऐलान किया, हमने लोगों को रिफंड किया है। अब ये अगर दोबारा बंद कर देते हैं, अब ये हमें बताएं कि हमारी इंडस्ट्री पूरे पाकिस्तान में 7 से 8 मिलियन लोग हमारी इंडस्ट्री से वाबस्ता है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा तबका डेली वेजर है। 6 माह बंद जो 6 माह जो गवर्नमेंट ने शादी हालों को बंद किया, उसके बाद 2 महीने बाद इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है एनसीओसी ने, क्या इस मौके को रखा है? तो अपनी मौकिफ को लेकर आपने किसी से रब्ता किया, एनसीओसी में किसी से बात की? क्योंकि वज़ीर आज़म तो अवामी इज्तिमा पर पाबंदी की बात करते हैं और ख़ुद 20-20, 25-25 हज़ार के मजमे के साथ जलसा भी कर रहे होते हैं। तो कोई बात आप लोगों ने की कि अगर इस तरह आप लोगों के कारोबार पर एक बार फिर पाबंदी लग जाएगी तो एक तो वज़ीर आज़म की उस बात की भी नफ़ी होगी, दूसरा माशी तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान आप लोगों को होगा? हमारे साथ 50 एलाइड इंडस्ट्रियां आके एलाइड हो जाती हैं, इकोनॉमी साइकिल जो है वो खराब होता है शादी हाल को बंद करते हैं। हमने बिल्कुल फेडरल में बात की है, सूबाई गवर्नमेंट से बात की है, सबका कहना यह है कि जो हमने तजवीज़ दी है ये ग्राउंड की बात करते हैं। क्या ग्राउंड में कोरोना नहीं आएगा? जल्द से जुलूस, एरोप्लेन, ट्रेन, ऑफिस, बैंक, सब जगह एयर कंडीशनिंग लगा हुआ है। हमने तो ये बात की है कि जनाब यहाँ पे एयर कंडीशन चलता है, हम तो शट ऑफ करने के लिए तैयार हैं, एयर कंडीशनिंग बंद करके हम वेंटिलेशन ऑन करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा अगर एसओपीज के अंदर हम स्टेक होल्डर हैं, फेडरल मिनिस्टर असद उमर ने हम 4 दिन पहले बयान दिया था कि शादी हालों के ऊपर जो है वो हम सोच रहे हैं कि हम उसको बंद कर दें, लेकिन हम शादी हाल एसोसिएशन से मुशावरत करेंगे। मैं उनको सेकंड करूंगा कि अगर उन्होंने ये बात बोली थी वो इस चीज को समझते, वो इस चीज को समझते कि हम स्टेक होल्डर है, हमसे मुशावरत करते, हम इसका कुछ सोल्यूशन बता दें। इसका ये सोल्यूशन नहीं है। अब की दफा अब ये जो आपका काम है, इसी से जुड़ा एक और काम करने वाले हमारे साथ मौजूद है कैस मंजूर, चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान इवेंट ऑर्गेनाइजर और केटरर्स के। तो कैसा, अब ये बताइएगा कि आपके इस कारोबार से वाबस्ता कितने लोग हैं जो कि इस पाबंदी के नतीजे में फिर बेरोज़गार हो सकते हैं? कितना मुआशी नुकसान आपका हो सकता है? कोशिश कर राब्ते करने की आप लोग हुकूमत को अपना जवाब देने की, अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखने की, कोई दरमियानी राह निकालने की? अस्सलाम वालेकुम जी। देखें, जैसे आपसे राना साहब ने कहा, राना साहब और हमारी एक ही तकरीबन फील्ड है, इनके बैंकेट चलते हैं तो हमारा खाना चलता है। सही, हम लोग अलहदा नहीं हैं, हम भाई भाई हैं। तो हमारा इनसे अगर जोड़ा जाए तो 1 करोड़ से ज़्यादा लेबर आती है। आप देखें कितने बैंकेट्स कराची के हैं, पूरे पाकिस्तान के 10,000 से ज़्यादा बैंकेट्स हैं। इधर से हमारी आप लेबर देखें कितने आइटम्स आप खाने के एक वेन्यूज़ में आप जाते हैं तो डिनर में लेते हैं। तो राना साहब ने जैसे आपको एक्सप्लेन किया है तो उन्होंने 100% ऑथेंटिक बात की है कि इनको लूप में ले के कोई डिसीजन होना चाहिए था, क्योंकि जब 15 सितंबर की अनाउंसमेंट हुई थी तो 15 सितंबर को हमसे पूछ के हमारे से मीटिंग करके हुई थी। तो अगर यही चीज़ इस दफ़ा कर ली जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। देखें ना, आउटडोर आपका क्या मतलब है? क्वेटा में स्नोफॉल में काम किया जाएगा और किस तरह होगा? पंजाब आप खुद देखें, पंजाब, केपी के, क्वेटा जो हमारे, आप कैसे आउटडोर कर सकते हैं? ओपन कैसे कर सकते हैं? बैंकेट कैसा लग तो ये रहा है कि आउटडोर करने की इजाज़त भी आप लोगों को इसलिए दी जा रही है चूंकि अभी वो एक पीडीएम की तहरीक चल रही है, उसके जलसों की इजाज़त देनी है, हुकूमत खुद भी जलसे कर रही है उनके जवाब में, इसलिए आप लोगों को भी आउटडोर करने की इजाज़त दी जा रही है, वरना शायद ये इजाज़त भी आप लोगों को ना दी जाती। देखें, हॉल और बैंकेट एसोसिएशन ने 20 नवंबर से पहले क्या एक्शन लिया
कि उन्होंने अपनी विंडोज बना के उसको ओपन करना शुरू कर दिया, उन्होंने मेन डोर्स ओपन करना शुरू कर दी, उन्होंने एयर कंडीशनिंग बंद कर दी। ठीक है, अब आपका जो सिस्टम है और आपकी जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ यही एसोसिएशन और यही इंडस्ट्री फुलफिल कर रही है। आप बताएं कौन सी इंडस्ट्री कर रही है? 2 घंटे के लिए आप लोगों ने कहा कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, 2 घंटे। ये बताएं कि ये 2 घंटे के लिए हमें क्लाइंट कितना पैसा देता होगा? ये भी आपकी कंपनी ऑर्गेनाइज करवाती है, आपकी जो एसोसिएशन में शामिल दूसरी कंपनीज हैं, तो इन जलसों को ऑर्गेनाइज करते हुए कहीं कोई पाबंदी या इस तरह की कोई बात नहीं होती, कोई बंदिश वाली चीज़ नहीं होती? कैसा आपको आवाज़ आ रही है? चलें राना साहब, अब ये एक तरफ तो ये सियासी जलसे जुलूस तहरीकें चल रही हैं, आप लोग के कारोबार पर पाबंदी लगाई जा रही है, ज़ाहिर है कोशिश कर रहे हैं हम भी कि कोई दरमियानी राह निकल सके। आप लोग के अपने मुतालबात हैं क्या? हुकूमत के सामने अगर आप अपने मुतालबात रखेंगे तो क्या बात रखेंगे? देखिए, हमने मुतालबात अपने रखे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, जो एनसीओसी की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर जो फैसला हुआ था 20 नवंबर से शादियात बंद कर दिए जाएंगे और उसकी एनसीओसी की वेबसाइट पे भी डाला गया है, वो रिकमेंडेशन इन्होंने सूबों से मांगी है। अब सूबों ने अपनी रिकमेंडेशन देनी है और उसके साथ एलोकेशन मांगी है कि आप जगह भी दें, आप जगह बताएं कि शादी ब्याह की तकरीबात कहाँ पर होंगी। अब आप मुझे बताएं, ये 26 शहर है, वो 26 शहर हैं जो थिक पॉपुलेटेड है, जिसमें कराची, हैदराबाद, लाहौर। आप मुझे बताएं, वो शहरों को आपने जो है पाबंदी लगा दी जहाँ पे जगह है ही नहीं। बाकी पूरे पाकिस्तान में कहते हैं कि आप शादी हाल में कर लें, अब वहाँ पे आप ग्राउंड के अंदर बोले, समझ में आता है जहाँ पे जगह नहीं है वहाँ वेंटिलेशन की बात करें। आप जो है वो खाने जो है वो लंच बॉक्स की बात करते हैं, हम उसके ऊपर चलिए, बड़ा मुश्किल ज़ाहिर होगा। राना साहब रुकिएगा जरा, कैस साहब आ गए दोबारा। कैस साहब, तो ये जो सियासी जलसे आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, आपकी कंपनीज ऑर्गेनाइज करती हैं, तो वहाँ पर कोई पाबंदी नहीं होती? सारी पाबंदियाँ शादी के लिए, अपने कारोबार के लिए, और जब उन लोगों को आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल होती है इस माहौल में? प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील की है कि आप जलसों में पाबंदी लगाएं, बैंकेट हॉल में ना लगाएं। ठीक है, आप अपने जलसे करें। जो प्राइवेट कंपनी, जैसे हम एक प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं बैंकेट हॉल का, हमने 100% SOPs फुलफिल किए हैं। ठीक है, हमारी इंडस्ट्री खास किचन में हो, सियासी जलसे आप लोग ऑर्गेनाइज करवाते हैं? वैसे आपके एसोसिएशन में जो कंपनीज शामिल हैं वो करवाती हैं? देखिए, उसमें इतनी लेबर इन्वॉल्व नहीं होती, डिनर इन्वॉल्व नहीं होता, बफेस नहीं लगते, सिर्फ सिटिंग लगती है। और वो प्रॉपर आप अगर देखेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा हमने इनको यही कहा कि आपके जलसे अगर चल रहे हैं, और कल तो हमने चीफ जस्टिस साहब से भी एक अपील की है कि आप सू मोटो लें, कि भाई आपको सू मोटो इस वक्त इसलिए जरूरी है कि जलसे कर सकते हैं। सब उन जलसों में ज्यादा SOPs फॉलो की जा रही हैं, या जो आप लोग लिमिटेड 500, 600 या 1000 लोगों का फंक्शन अरेंज करते हैं, वहां पर ज्यादा SOPs फॉलो होती हैं? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि जी कैपेसिटी का 50%, लेकिन हमने अपनी ख्वाहिश से 35 to 40% पे किया। इससे बड़ी ओबीडियंसी हम क्या दिखाएंगे? इससे बड़ा डिसिप्लिन हम क्या दिखाएंगे? आप हमारे किसी भी इंडस्ट्री में आके, आप हमारे किसी भी बैंकेट में चले जाएं, आप देखेंगे कि विदाउट मास्क आप एंटर नहीं हो सकते, विदाउट सैनिटाइजिंग आप एंटर नहीं हो सकते। इतनी, और राउंड टेबल्स के ऊपर हम लोग फूड सर्व कर रहे हैं। ठीक है ना, गवर्नमेंट ने तो बाद में कहा, लेकिन हमने ये चीजें खुद बना के दी। और ये आपके साथ राना साहब ने तो प्रॉपर डिस्प्ले दिया, एक पूरा एक वेडिंग ऑर्गेनाइज की डमी, और उसको दिखाया गया कि हम कैसे करें। ऐसे ही गवर्नमेंट ने ओपन नहीं किया। आज अगर ये जलसों की वजह से हमें तंग कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमिटमेंट किया है कि कोई भी बिजनेस कम्युनिटी को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, कोई इंडस्ट्री बंद नहीं होगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मुल्क खड़ा किया है। तो ये चीज प्राइम मिनिस्टर को खुद एक्शन लेना चाहिए कि ये किसने ये चीज की है, किसने प्राइम मिनिस्टर को मिसगाइड किया है, कौन चाह रहा है प्राइम मिनिस्टर का नाम लेट डाउन करना, जब इतने बड़े लीडर जो कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम इशू हुआ है कि कोरोना आखिर में ये भी बता दिया कि आपने तो पूरी प्रेजेंटेशन दे दी, जैसे अभी कैस साहब भी बता रहे हैं, फिर गवर्नमेंट को एतराज़ किया है आपकी प्रेजेंटेशन देने के बाद भी, आपने बिल्कुल सब कुछ क्लियर कर दिया, फिर क्यों कोई दरमियानी राह नहीं निकल पा रही? देखिए, हम तो हर वो चीज़ करेंगे जिससे हमारी लेबर परेशान ना हो। वो बहुत बदहाली का शिकार है। हम लिटिगेशन में भी गए, इस्लामाबाद की तरफ से हमने एनसीओसी के फैसले को चैलेंज किया, आज पिटीशन फाइल की है और परसों हमारी उसकी सुनवाई है। हम जो है वो स्टेशन में भी जाएंगे, जाना पड़ा। आपकी नासिर हुसैन शाह साहब से मुलाकात हुई थी, उसमें कुछ चीज़ें तय हुई थी, कुछ मामला तय पाए थे, वो क्या थे? अगर आप वो बताएं ज़रा। जो है नासिर हुसैन शाह साहब के पास गए थे, अपनी तमाम तजवीज़ उनको दी थी। उन्होंने कहा कि एनसीओसी के अंदर हम आपका मौक़िफ़ रखेंगे, आप हमें भी रिकमेंडेशन दे दें। हमने फौरी तौर पे अपनी रिकमेंडेशन बना के दे दी कि किस तरीके से हम मिलजुल के कोविड जो वबा है इससे लड़ें।
और हम अपने बिजनेस को भी कर सके, इकोनॉमी साइकिल भी चलता रहे। तो ये एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, सिर्फ ये ट्रेड बॉडी की बात नहीं है कि शादी हाल का बिजनेस है, हमारा जो है बिजनेस खत्म हो जाएगा। इसके साथ जो है लेबर भी जुड़ी है, इसके साथ जो एहलियान पाकिस्तान, जो लोग जिन बच्चे बच्चियों की शादी थी, जिन लोगों के घर पे फंक्शन थे, देखिए वो लाखों की तादाद में फंक्शन थे, आप उनका भी सोचिए। वेदर कास्ट क्या आ रही है, आप बोलते हैं ओपन स्पेस पे, ओपन स्पेस पे आप जाते हैं नमूनिया हो जाता है तो कोरोना इफेक्ट ज्यादा होगा। बिल्कुल, और मौसम भी इस वक्त खासा सर्द है जाहिर है, और इसमें तो ओपन स्पेस में करना और भी जो दीगर सीजनल बीमारियां हैं वो भी हो सकती हैं। राना रईस साहब और कैस मंसूर शेख साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद चूंकि शादियों पर इंडोर पाबंदी नहीं लगी बल्कि सिनेमा हॉल्स को भी बंद किया गया, तो सिनेमा हॉल के मालिक हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे जानेंगे कि अब उनको इस फैसले के बाद किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब सिर्फ शादी हॉल्स और शादी बैंक्वेट्स पर ही पाबंदी आज नहीं की गई बल्कि सिनेमा हॉल्स को भी बंद करने की अब बाकायदा तौर पर ये फैसला हो चुका है और ये तजवीज़ सामने आ चुकी है NCOC की जानिब से। तो अब सिनेमा मालकान का और इससे मुंसलिक जो लोग काम करने वाले हैं उनको कितना नुकसान इससे हो सकता है। रऊफ फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक सिनेमा मालिक भी हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। रऊफ साहब, अब इस इंडस्ट्री से कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है और फिर कितने लोग मुतासर हो सकते हैं? पहले जो 6-7 माह का लॉकडाउन आप लोग देख चुके हैं, अभी कुछ ही दिनों में कारोबार शुरू हुए, एक बार फिर ये तजवीज़ सामने आ गई कि आपके कारोबार को बंद किया जाए, तो अब क्या तासुरात हैं आपके, क्या जज्बात हैं, क्या मुतालबात हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, थैंक यू वेरी मच। मेरा ताल्लुक़ कैप्री सिनेमा कराची से है और वाकई देखें पाकिस्तान में कोई 120 स्क्रीन्स हैं। अब मेरे पास जो आपका पहला सवाल है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि जैसे आया है वह ह्यूमन रिसोर्स, अब मेरे पास कोई 30 लोग हैं जो काम करते हैं और आज पहले 2-3 महीने तो हमने उनको तनख्वाहें दी जो भी हमारे पास रिजर्व फंड्स थे। 13 मार्च को बंद हुआ था और उसके बाद 1-2 महीने तो हमने, अब अनफॉर्चुनेटली अब ज़ाहिर है कि हम भी नहीं सस्टेन कर सकते थे, अब हमने उनको आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली ले ऑफ भी कर दिया है। और क्योंकि अब मैंने तो उनको ये नहीं बोला कि जी आपको नौकरी से निकाल दिया है, सिर्फ उनसे मैंने ये कहा कि जी कैप्री में कैपेसिटी नहीं है आपको पे करने की, और जब सिनेमा खुलेगा तो वी विल कॉल यू बैक। अब कितने आते हैं नहीं, अब इसको मैं स्टेप 2 पे ले जा रहा हूँ आपके सवाल पे कि 120 स्क्रीन्स हैं हमारे पास पूरे पाकिस्तान में। एवरेज एक स्क्रीन चलाने के लिए मिनिमम आप समझें कि मल्टीप्लेक्सेस में भी 20 लोग तो चाहिए होते हैं, अशर्स होते हैं, टिकट इशू करने वाले होते हैं, तो ये कोई 4,000-3,000 के करीब ये लोग बन गए जी अगर इस तरह हम करें। अब उनके आगे आप लगा लेंगे तो हर के आगे 5-5 की फैमिली भी लगा लो तो ये 18 से 20 हज़ार लोग हैं जो सिर्फ सिनेमा रिलेटेड इंडस्ट्री से आप कह सकते हैं कि जो इस वक्त आउट ऑफ जॉब है। तो फारूक साहब, आप लोग तो ज़ाहिर है बड़ी आसानी से SOPs पर भी अमल करा सकते हैं। 600-700-800 का आपका हॉल होता है, अगर एक या 2 सीट्स छोड़कर भी 50% कैपेसिटी के साथ आप अपने शो चलाएं, तो क्या ये तजवीज़ आपने गवर्नमेंट को नहीं दी? कोई बात नहीं हो सकी, इस पर बन नहीं सकी बात? देखें, इस पे बात हुई थी और गवर्नमेंट की तरफ से ही SOPs आई थी। एक तो फेडरल गवर्नमेंट से आई थी, फिर हमारी, क्योंकि हम सिंध में आते हैं, सिंध गवर्नमेंट की भी SOPs आई थी जो कि बिल्कुल कंप्लायबल थी और हमने कंप्लाई की हैं। ऑलरेडी वी आर SOP कंप्लायंट एज फार एज कैप्री सिनेमा इज कंसर्न। आपको जब ये आया मामला तो ये 10 अगस्त की आप पहले हफ्ते में अगस्त में पॉलिसी आ गई थी कि आप सिनेमास खोल सकते हैं फ्रॉम 10 अगस्त। तो हमें SOP कंप्लाई करने में कुछ 14 अगस्त को कैप्री सिनेमा वॉज द ओनली सिनेमा, कराची के अंदर ये वाहिद सिनेमा था, हमने रीओपन कर दिया था। उसकी SOP थी कि आप 3-3 फुट दूर बैठेंगे एक दूसरे से। एज यू राइटली मेंशन कि हम 800 सीट का है तो हमने अपने वो फीता लेके पूरा किया, एक सीट छोड़ के एक को बिठाया, अगली सीट में ऑल्टरनेट सीट पे बिठाया, तो वो 3-3 फुट से ऊपर का गैप हो गया और हमने जी 14 अगस्त को सिनेमा रीओपन किया था। सही। और 14 को बहुत ही अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला। यानी कि अब फारूक साहब, आपकी तरफ मैं वापस भी जरा आता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ कि आपके मुतालबात हैं क्या हुकूमत। अब अख्तर सुल्तान चावला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कन्वीनर हैं ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन के। तो अख्तर सुल्तान साहब, हमने देखा था रेस्टोरेंट्स खुल गए थे, कुछ में SOPs फॉलो हो रही थी, कहीं कहीं शायद नहीं भी हो रही थी। जब ज़्यादा रश होता है, जगह कंजस्टेड होती है। अब
फिर अगर जिस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता एनसीओसी की तजवीज़ सामने आ रही हैं, 10 बजे अभी बंद करने की बात हुई है, ये सिलसिला और महदूद कर दिया जाता है, फिर आपका रिएक्शन क्या होगा? फिर लोग बेरोज़गार होना शुरू हो जाएंगे जैसे पहले हुए थे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखिए, ये इंतहाई अफसोसनाक और ज़्यादती की बात होगी कि अगर ये हुआ, पहले ही आपने उसको 10 बजे तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, जबकि कोई ऐसी कहीं साइंटिफिक वो चीज़ नहीं है कि कोरोना 10 बजे के बाद आता और पहले नहीं आता। फिर क्या सिर्फ रेस्टोरेंट्स हैं या अपने शादी हॉल हैं जहाँ जिसको हर दफ़ा जो है उसी की बात की जाती है? क्या ये जो तमाम जो है वो पॉलिटिकल जुलूस निकले गए, पॉलिटिकल वो हुए, अपनी जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, हुए, तो बिल्कुल जुलूस हुए, तो उसके मतलब उसका मलबा क्या कारोबारी हजरात पे गिरेगा? हर दफा रेस्टोरेंट ही नजर आता है, हर दफा ये ज्यादती है। टर्की की मिसाल ले लीजिए, 1200 केसेस होते थे नॉर्मल, आज 2600 हो रहे हैं, एक रेस्टोरेंट बंद नहीं है सर। हाँ, SOP फॉलो होती है, वो हमारे यहाँ भी रेस्टोरेंट्स में होती है। जाहिर सी बात है, आप रेस्टोरेंट में आएंगे, खाना खाएंगे तो आप मास्क तो उतारेंगे, लेकिन SOP जो डिस्टेंस की है वो फॉलो की जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें ये बात गैर मुनासिब है कि आप टाइमिंग पे या आप रेस्टोरेंट की डाइनिंग बंद होने पे ढाबे खुले रहेंगे क्योंकि वो रोड साइड पर है, लेकिन जो रेस्टोरेंट SOP डे 1 से फॉलो कर रहा है आप उसको बंद करा देंगे। यकीन माने, अल्लाह ना करे अगर ये फैसला जाती वाला कर दिया गया तो इस दफा रेस्टोरेंट्स उठ ही नहीं पाएंगे, उठ ही नहीं पाएंगे। बेरोजगार नहीं, जब पहले लॉकडाउन हुआ था तब भी ये सवाल हमने आपसे पूछा था, इस इंडस्ट्री से, आपकी इस इंडस्ट्री से वाबस्ता कितने अफराद हैं जो कि मैनेजर्स हैं, कैशियर्स हैं, उसमें कुक्स हैं, वेटर्स हैं, जो तमाम लोग शामिल होते हैं, कितनी बड़ी इनकी तादाद है जो एक बार फिर जिनका ये रोजगार मुतासिर हो सकता है? 22 से 25 लाख लोग हैं, 1 लाख रेस्टोरेंट से ज्यादा होते थे, आज 80,000, 70 से 80,000 रह गए। 20-25 हजार रेस्टोरेंट तो पहले ही बंद हो चुके हैं, वो तो खुल ही नहीं पाए बेचारे। कोई एक ठेली की गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं दी है, कोई फेडरल गवर्नमेंट ने ना बिजली में सपोर्ट दी, ना किसी और चीज में सपोर्ट दी। ये तो छोड़िए, टर्नओवर टैक्स भी पिछले पूरे साल का लेने पे तुली हुई है FDR, कहाँ जाएंगे? क्या हम गवर्नमेंट ने फिर खान प्राइम मिनिस्टर साहब की बात से एग्री करते हैं? बंद करना हल नहीं है। पूरी दुनिया में सर्दी आ रही है जिसकी वजह से वेव आ रही है, ये और कोई रीजन नहीं है, मौसमी चीज है। दुनिया ने देख लिया कि सर्दियां आनी शुरू हुई तो आपकी हर जगह जब से कारोबार दोबारा खुला था तो हुकूमती टीम्स आती थी, चेक करती थी रेस्टोरेंट्स में कि SOPs फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे, मुतमईन थी वो, और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे प्रॉब्लम था उसको सील किया और हमने उनको सपोर्ट किया, जहाँ प्रॉब्लम नहीं था वहाँ खुद ही रही अल्हम्दुलिल्लाह। सही, ठीक है। चलें, अतर साहब पॉइंट आपका आ गया। फारूक साहब, आपके भी सैनमा में टीम्स आती थी, चेक करती थी कि SOPs को फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, कोई शिकायत हुकूमती टीम्स को आपसे थी? मुख्तसरन बता दीजिए। जी, हमने 13 अगस्त को खोला था, 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त एक आधी टीम कोई आई थी, पर हमारे SOPs थे, हमने मैंडेटरी मास्क रखे हुए थे और हमने तो कॉम्प्लीमेंट्री मास्क भी रख दिए थे कि जो भी अंदर आएगा हम उसको फ्री मास्क भी दे रहे थे। तो हमने तो कोशिश की और हमने खोला। अब उसके बाद ये है कि जैसे अभी चावला साहब ने बताया है कि कोई गवर्नमेंट का भी रुझान अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर नहीं है। हमारे ऊपर बिजली के बिल वही थोपे जा रहे हैं और अब बिजली भी कटवा दी है, काट दी है, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है बिजली का बिल पे करने की। हमें ना बिजली में रिबेट मिली है, ना किसी और चीज़ में कोई भी रिलीफ किसी किस्म की इन इंडस्ट्रीज में अभी तक कोई रुझान नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और हुकूमत को चाहिए कि इस तरफ भी देखें, नहीं तो ये इंडस्ट्री तो बिल्कुल 100% मर जाएगी। इसकी एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब अभी 14 अगस्त को जब सिनेमास खुले, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि कराची में हम एक वाहिद सिनेमा था जिन्होंने खोला, क्योंकि हमारी अपनी प्रॉपर्टी थी तो हमने कोई रेंट नहीं पे करना था लैंड के ऊपर। जो कोई भी मल्टीप्लेक्स नहीं खुल सका क्योंकि उनके ऊपर लाइबिलिटीज इतनी ज्यादा चढ़ गई हुई हैं कि वो कोशिश के बावजूद भी नहीं खोल पाए, क्योंकि आगे कोई फिल्में नहीं थी तो उनको भी मुनासिब नहीं लगा कि अगर हम कमाएंगे नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फारूक रऊफ साहब। अतर सुल्तान चावला साहब, आप बता रहे थे कि कितने लाख लोगों का रोजगार एक बार फिर इससे मुतासिर हो सकता है और अपने हक के लिए आप आवाज़ बुलंद कर रहे थे। और जब हक के लिए आवाज़ बुलंद की जाती है तो हक और सच की फतह भी होकर ही रहती है। झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। कल पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट अली रजा ताकत और इख्तियार के नशे में चूर होकर ये कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो, स्टूडेंट्स को इम्तिहान तो 15 नवंबर को ही देना पड़ेगा।
वो कह रहे थे कि मीडिया इस बारे में मिसलीड कर रहा है और गलत खबरें फैलाकर स्टूडेंट्स को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन आज अदालत ने भी फैसला स्टूडेंट्स के हक में दिया। इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट्स ठीक थे, उनका मुतालबा दुरुस्त था और पीएमसी और उसके वाइस प्रेसिडेंट गलत थे। वो कल गुफ्तगू करते हुए हमारे साथ क्या कह रहे थे, जरा सुनिए। एन मौके पे सिलेबस चेंज किया गया, वक्त बहुत कम था सिलेबस चेंज होने के बाद तैयारी के लिए। नहीं ना, देखिए गलत बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल सिलेबस नहीं बदला है। हम ये स्टेटमेंट हर कोर्ट के सामने दे चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, आप पढ़ लीजिए। आप लोगों की तरफ से यही इसी तरह से मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन बाहर जाती है। हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर इस मौजू पर बात करने के लिए आ नहीं रहे, इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है। नहीं, गड़बड़ कहीं नहीं है। आई थिंक गड़बड़ ये है कि आप लोग इस इशू को बहुत बड़ा बना रहे हैं। अगर इसको बिफोर टाइम अनाउंस किया जाता, अगले साल इसको प्रॉपर तैयारी से किया जाता, तो किसी को एतराज ना होता इस पर। तो इम्तिहान ना लेते इस साल और एडमिशन वैसे ही कर देते। जब ये मामला बस बहुत हो गया में उठाया गया तो स्टूडेंट्स का क्या कहना था, स्टूडेंट्स को हमने साथ लिया और उनके ही जरिए उनकी आवाज़ बुलंद की और ये इख्तिदार के ऐवानों तक भी आवाज़ पहुंची। स्टूडेंट्स का क्या कहना था ये भी आप सुनिए। सर, हमारी डिमांड एक्चुअली ये है, अगर वो डेट हमें जो है सिलेबस के हिसाब से कम 2 महीने हमें मिलने चाहिए। हमारा एक ही मुतालबा है कि हमारा यूएचएस का सिलेबस हमें वापस दिया जाए। ये इस बात को क्लियर करें कि वो की जो है वो किस बुक से बनाएंगे। आया वो फेडरल बुक से बनाएंगे, पंजाब से बनाएंगे, केपीके से बनाएंगे, किस बुक से बनाएंगे। स्टूडेंट्स के इन मुतालबात को हम बार बार अपने प्रोग्राम में कई बार उठाते रहे, ये मामला अवाम के और हुक्काम बाला के सामने लाते रहे, लेकिन पीएमसी इस बात को किसी तौर पर मानने को तैयार नहीं थी। फिर यह मामला अदालत में गया, जहां आज सिंध हाई कोर्ट ने केस का मुख्तसर फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के तहत 15 नवंबर को होने वाले एंट्री टेस्ट मनसूख कर दिए और 15 दिन में एकेडमिक बोर्ड और अथॉरिटी बनाने का हुक्म भी दे दिया। एकेडमिक बोर्ड 10 दिन में सिलेबस में खामियों का जायजा लेकर असर नौ सिलेबस तैयार करेगा। तो स्टूडेंट्स की वो अजियत जिसका वो पिछले कई दिनों से शिकार थे वो अब खत्म हो गई है और अदालत ने भी ये फैसला स्टूडेंट्स के हक में सुना दिया है और हमने उनकी जो आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुंचाई थी उसका भी अब कुछ असर दिखाई दिया और अब स्टूडेंट्स खासे मुतमईन दिखाई देते हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।